हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो मेरे भाई, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति। उसकी कौन कौन सी शक्तियां होती है उसका हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति के कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं और राष्ट्रपति के क्या विवेकाधिकार होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना है आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार लगाई जाती है। ठीक है भाई, तो हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए आज चलते हैं अपने क्या किस पे, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार जो हम लोग को पढ़ना है उसके तरफ। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या होता है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर राष्ट्रपति का विशेषाधिकार में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, यहाँ तक भाई सबको पता है कि राष्ट्रपति देश का जो होता है प्रथम नागरिक होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर है, कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना तो दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। मतलब वो अपने पद पर है तो उस पर हम ना तो फौजदारी का मुकदमा चला सकते हैं और ना तो दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। और जब वो अपने पद से हटता है, पद से हटने के बाद उस पर दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। ठीक है, तो लिखना भाई कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन से होते हैं। पहला हो गया कि वो भारत का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? चलो भाई, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि राष्ट्रपति यदि अपने पद पर है, पद पर रहते हुए पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर फौजदारी व दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या भैया? फौजदारी व दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, लेकिन जब वो पद से हटता है तो उस पर दोनों मुकदमा, चाहे वो फौजदारी का हो और चाहे वो दीवानी का मुकदमा हो, दोनों किस पर? राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। ठीक है भाई, यहां तक सभी को बात क्लियर हुई। ठीक, अब देखना है हम लोग को क्या कि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार क्या होता है। मतलब कि वो अपने विवेक मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग कब करता है। तो ऐसी स्थिति में वो कब करता है? जब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग तभी करता है जब सदन में, जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है, तब वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। किसका? अपने विवेकाधिकार का प्रयोग लोकसभा में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके क्या करता है? सरकार बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो लिखना भाई उसके विवेकाधिकार में लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर, बहुमत प्राप्त न होने पर विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या होता है और विवेकाधिकार, दोनों में डिफरेंस समझ आया। विशेषाधिकार का मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा?
देश का जो प्रथम नागरिक हो गया, और राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उसका विशेषाधिकार यह कहता है कि उस पर कोई भी फौजदारी व दीवानी मुकदमा नहीं चला जा सकता। जब वो पद से हटता है तो उस पर हम फौजदारी व दीवानी दोनों मुकदमा चला सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है विशेषाधिकार हो गया, तो अब बात आती है विवेकाधिकार। विवेकाधिकार का प्रयोग क्या कब करता है? जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो ये अपने विवेक का प्रयोग करके सरकार बनाने में सहायता करता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात आती है किसकी? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति का मतलब क्या हुआ भाई? कि किसी प्रकार का जब आपात होता है, मतलब कि जब कोई युद्ध की स्थिति होती है या कोई बाह्य आक्रमण हुआ या अपने देश में ऐसी स्थिति हुई कि हमें राज्य के हाथ में वो संभाला नहीं जा पा रहा है, तो हमें किसके हाथ में देना पड़ता है अपने देश को? किसके? राष्ट्रपति के हाथ में सौंपना पड़ता है। तो इसके यही कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती है। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन की शक्ति है वो कहाँ से ली गई भैया? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की आपातकालीन की शक्ति दी गई है। ठीक है, यहाँ दिखना कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अनुच्छेद आपातकालीन अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। अब इसके बाद मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है तो वो 352 में है। वो किन तीन उसमें लगाता है? एक बाह्य आक्रमण में लगाता है, एक युद्ध में लगाता है, एक सशस्त्र विद्रोह में। मतलब तीन परिस्थिति जब होती है तब देश में आपातकाल की लगाया जाता है। कौन कौन सा भैया? एक हो गया मान लो सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया। दूसरा क्या हो गया भैया? दूसरा हो गया आपका बाह्य आक्रमण, या किसी देश ने बाह्य आक्रमण कर दिया तो उस क्या लगेगा? आपात लगेगा। तो सशस्त्र विद्रोह हो गया और बाह्य आक्रमण हो गया, और तीसरा हो गया युद्ध की स्थिति। कब भैया? युद्ध। ठीक है, इन तीन परिस्थितियों में कहा राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपातकाल लगाते हैं, जिनका आपातकाल की जो शक्तियां वो 352 में दी गई है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो किस प्रकार से आपातकाल किसके सहयोग से या किसके सिफारिश पे लगाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल तभी लगा सकते हैं जब उन्हें मंत्रिमंडल लिखित रूप से सिफारिश देता है, ये लिखित रूप से देता है कि आप आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि तभी वो लगा सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देता है। ठीक है, पहला देखना भाई कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे आपातकाल लगता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाते। ठीक है, अब इसके बाद जब आपातकाल लागू हो जाता है, मतलब मंत्रिमंडल लिखित रूप से दे दिया, राष्ट्रपति ने आपातकाल को लागू करा दिया। अब आपातकाल लागू होने के 30 दिन बाद तक मान्य होता है। ठीक है, तो कब तक? आपातकाल जो होता है वो 30 दिन तक, लागू होने के 30 दिन बाद तक मान्य होता है। तीस दिन बाद तक मान्य होता है। ठीक है, आपातकाल जो होता है वो लागू होने के 30 दिन बाद तक मान्य होता है। अब अगर आपात को आपको बढ़ाना है तो इन 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? संसद की बैठक को बुलाकर इसको और आगे के बढ़ाने के लिए उसका कार्य करना होगा। अब इसके बाद जब इसको आगे बढ़ाना है, 30 दिनों में संसद की बैठक बुलाए। अब आपातकाल को कितने उससे पारित करना होता है? 2/3 बहुमत से पास करके, क्या 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। किसको? आपातकाल को संसद की बैठक बुलाकर। ठीक है, चलो भाई देखो, तो आपातकाल को लागू करने के लिए 2/3 संसद की जो बैठक में 2/3 सदस्य होने चाहिए जो
साधारण बहुमत से आपको आपातकाल लागू करवाते हैं। ठीक है, क्या भाई? आपातकाल, यदि आपको आपातकाल लागू कराना है तो संसद की बैठक बुलाकर, अब संसद में कौन कौन आया भाई? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आए। ठीक है, संसद में देखना भाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए। अब लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के कितने चाहिए? तो टोटल कितने होते हैं लोकसभा में भैया? 545 आपके लोकसभा में हो गए और 245 हो गए आपके राज्यसभा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों का टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 790। यही हुआ ना भाई, 790 हो गए टोटल। अब जब आपातकाल लागू करवाना होगा तो संसद की बैठक बुलाकर, संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों की बैठक को बुलाकर, कितने? इसके 545 सदस्य और इसके 245 सदस्यों के 2/3 बहुमत से, क्या 2/3? तो संसद की बैठक बुलाकर, बैठक भैया बुलाकर 2/3 बहुमत से पास करा, 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है। ठीक है भाई, अब 2/3 कहां से कराना होगा भाई? 2/3 आपको इसका, ठीक है, 790 का जो 2/3 होगा उसी से आपका आपातकाल पारित होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वो 352 में दी गई है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपका आपातकाल लगाते हैं। लागू होने के 30 दिन बाद तक आपातकाल मान्य होता है। यदि आपको आपातकाल लागू करवाना है तो संसद की बैठक, संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों, जो कि लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य, टोटल हो गए 790। तो इस 790 के 2/3 बहुमत से आपको क्या कराना होगा? आपातकाल को पारित कराना होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, अब कहोगे सर आपातकाल जो होता है वो कितने दिन तक वैध होता है? तो संसद से पारित होने के बाद आपातकाल आपका 6 माह तक वैध होता है। कब तक? 6 माह तक। तो संसद से पारित जब हो गया, कितने सदस्यों से? 2/3 बहुमत से संसद से पारित होने के बाद आपातकाल, संसद से पारित होने के बाद आपातकाल 6 माह तक वैध होता है। ठीक है, कब तक भैया? 6 मंथ तक, 6 माह तक वैध होता है, मतलब मान्य होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात याद रखना। क्या भाई? ये लिखो, एक ये बात याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो भारत देश का संविधान है वह ना तो संघात्मक है और ना तो एकात्मक है, मतलब ये दोनों का मिश्रण है। इसलिए जब आपातकाल लागू होता है तो हमारा देश का जो संविधान है क्या एकात्मक हो जाता है। तो ये याद रखना, हमारा देश का संविधान जो है आपातकाल लागू होते ही क्या होता है? एकात्मक। ठीक है, एकात्मक मतलब सारी जो सत्ता होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाती है, मतलब कि एकात्मक हो जाता है। यहां तक भाई क्लियर है सभी को?
चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो संसद से पारित होने के बाद आपातकाल जो होता है वो 6 माह तक वैध होता है, मतलब 6 महीने तक आप इसको वैध मान। इसके बाद हमारा देश का संविधान लागू होते ही क्या होता है, एकात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद बात आती है जो राष्ट्रीय आपात होता है, जो अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति को जो आपातकाल की शक्ति मिली है, ठीक है, तो वो 6-6 महीने करके आप अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। कब तक भैया? 6-6 महीने करके अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना कि जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो होता है वो क्या 6-6 महीने करके अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर भाई? अब कि जो अनुच्छेद 352 है उसे 6-6 महीने करके आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? अब इसके बाद बात होती है आपातकाल जब लागू होता है तो उसके लागू होने के बाद हमारे जो मूल अधिकार है, जो हमारे 6 मूल अधिकार है उनको समाप्त कर दिए, मतलब वो समाप्त हो जाते। ठीक है, आपातकाल लागू होने के बाद मूल अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट्स, वो क्या होता है भैया? समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई कि आपातकाल लागू होने के बाद मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपातकाल लग गया, मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपात जो होता है उसमें जब लगता है तो क्या होता है भैया, जो एकात्मक हो जाता है, हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, मतलब कि एक लोगों के हाथ में सर्व सत्ता दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है और केंद्र के हाथों में आ जाती। ठीक है, लिखना भैया कि आपातकाल लगते ही राज्य की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती। ठीक, ठीक है, राज्य की समस्त शक्तियां जो होती हैं समाप्त तो हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपातकाल लग जाता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है। ये बात याद रखना भाई कि जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है तो क्या होता है, लोकसभा जो निम्न सदन है उसका जो कार्यकाल है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, चलो इसको इंपॉर्टेंट में करके लिखना भाई। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है, से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को अब? ठीक है, कि जो राष्ट्रीय आपात है 6-6 महीने करके कब तक, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
मूल अधिकार समाप्त हो जाता है आपातकाल लगते ही। आपातकाल लागू होते ही राज्य की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और आपातकाल लागू हेतु होते ही लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है भैया, 6 वर्ष का हो जाता है। अब इसके बाद देखना भाई कि जो राष्ट्रीय आपात है, क्या राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो अपने साथ वो कौन सा अनुच्छेद 358 भी लागू कर लेता है। अब 352 क्या है भैया, 352 कहता है राष्ट्रीय आपात। तो मैंने कहा कि 352 जब लागू होता है तो कौन सा अपने साथ इसको कौन सा लागू करता है, वो अनुच्छेद 358 को भी लागू कर लेता है। ठीक है, अब 358 क्या है भाई, देखो इसको भी लागू कर। अब कहोगे सर 358 क्या है, तो अनुच्छेद जो 358 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, मतलब जब युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण की स्थिति जब होती है वह स्वचालित रूप से, मतलब खुद से इसको अनुच्छेद 19 जो है क्या स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार को समाप्त कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब 352 लागू होता है तो अपने साथ वो 358 को लागू कर लेता है। अब 358 में कहा गया है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में यह स्वचालित रूप से का जो संविधान का रीढ़ है, कौन सा अनुच्छेद 19 क्या है भैया, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार को समाप्त कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपात। अब इसके बाद क्या 358 लागू होता है तो 358 अपने साथ किसको लागू करता है, अनुच्छेद 319 को। अब 19 में क्या है भैया, संविधान का रीढ़ है, जो अनुच्छेद 19 है वो संविधान की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, क्या स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। कि जब अनुच्छेद 352 लागू होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में तो अपने साथ किसको 358 को लागू करता है, और 358 जो है वह स्वचालित रूप से किसको लागू करता है, अनुच्छेद 19 को। अब 19 को क्या बोलते हैं भैया, संविधान का रीढ़। ठीक है, संविधान का रीढ़ होता है ये, क्योंकि इसके अंदर किसका प्रावधान है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो 358 अपने साथ 19 को लागू करता है और इसको मतलब इसको समाप्त कर देता है, 358 अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसके बाद देखो, जब 352 राष्ट्रीय आपात जब लागू होगा तो उसके साथ 359 भी लागू हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये हो गया एक। अब दूसरा देखना, क्या अनुच्छेद 300 जब 52 लागू होता है तो वो अपने साथ किसको 359 भी लागू करता है। 352 के बाद क्या हो जाता है, 359 भी लागू होता है। ठीक है, अब 359 यह कहता है क्या कि अनुच्छेद 20 व 21, क्या अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 359 जब लागू होता है तब। ठीक है, अब जो 359 होता है वो आपातकाल के दौरान, क्या आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, क्या आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में, ना तो आप हाई कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के अधिकार को आपको निलंबित करने की शक्ति कौन देता है, 359 को ये शक्ति मिली है। जब 352 लागू होता है तो 359 भी लागू हो जाता है। अब 359 क्या कह रहा है कि सारे
संविधान के जो अनुच्छेद हैं 20 और 21 को छोड़ के सब समाप्त हो जाते हैं। किसको? 20 और 21 को। ठीक है भाई, ये देखना। अब ये कैसे समाप्त होता है, मैंने बताया ना कि जब 352 लागू हुआ, 352 लागू हुआ तो वो 359, तो 359 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को, क्या भैया, कि राष्ट्रपति जो है उनको मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के लिए वो अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसको देता है? राष्ट्रपति को। यहां तक क्लियर हुआ भाई कि कोई भी व्यक्ति जब 359 या 300 जब 52 लागू हो जाएगा तो 359 भी लागू होगा। तो 359 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार अगर कोई उसका हनन हो रहा है तो वह किसी भी उसके लिए वह किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। यह शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो, अब देखो भाई, जब यह शक्ति अधिकारों पर लागू नहीं होती, क्या चीज भैया? देखो भाई, अनुच्छेद 20, अब आप सोच रहे हो सर अनुच्छेद 20 क्या है, तो देखो पहले अनुच्छेद 20 क्या है। एक हो गया अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20, इसी दोनों को छोड़ के बाकी सारे अनुच्छेद 352 के लागू होते ही समाप्त हो जाते। यह शक्ति किसको मिल जाती है? राष्ट्रपति को, कि वह सारे अनुच्छेद को समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि जो होता है, क्या? दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा। ठीक है, ये याद रखना भाई, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, दोष सिद्धि के लिए के संबंध में सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 20 हो गया दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा। अब इसके बाद अनुच्छेद 21 की बात आती है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आपके इसमें है। इसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं समाप्त कर सकते, बाकी सबको किसके तहत? अनुच्छेद 352, मतलब जब राष्ट्रीय आपात के तहत बाकी सारे अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाता है या कर सकते हैं। इसकी शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है। ठीक है, इसको और इसको राष्ट्रीय आपात के तहत नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है, इसको नहीं खत्म, ये अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं खत्म कर सकते। यहां तक क्लियर है? देखो भाई, फिर से समझो, जब 352 लागू होगा तो 358 अपने साथ लागू करवाता है। ठीक है, अब ये 358 युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय स्वचालित रूप से अनुच्छेद 19, मतलब जो संविधान का रीढ़ है उसको लागू करता है। और ये अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19, वह इसके अंदर किसका प्रावधान है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, कि आप स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसी के हनन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कह रहा है, जब 352 लागू होगा तो उसके साथ 359 भी लागू हो जाएगा। और 359 जो होता है वो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, क्या भैया? मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 बचते हैं, बाकी सब खत्म करने की शक्ति किसको मिल जाती है? राष्ट्रपति को। अब 20 क्या कह रहा है भैया? कि दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा, इसको छोड़ के, और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब इसके बाद देखना, अब बात आती है क्या भैया? महाभियोग की। ठीक है, यहां तक भैया सबको चीजें क्लियर है?
एक चीज इसके महाभियोग से पहले समझना भाई, क्या यदि आप, मैंने बताया कि जब 6 महीने के लिए आपका आपात लागू हो गया, यहाँ पे यही बताया ना कि जो आपात होता है, राष्ट्रीय आपात 6-6 महीने करके अनंत तक आपका हो सकता है। तो मान लो 6 महीने के लिए आपका राष्ट्रीय आपात लग गया है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन आ गई कि जब 2 ही महीने में युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। यदि 2 महीने में युद्ध समाप्त हो गया, आपात लगा है भैया 6 महीने का, लेकिन 2 महीने में ही युद्ध समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भैया आपात को? तो ऐसी स्थिति में हम लोग संसद, लोकसभा व राज्यसभा की बैठक को बुलाकर 6 महीने के लिए जो आपातकाल लागू करा दिया गया था, वो साधारण बहुमत से बुलाकर या साधारण बहुमत से आपातकाल को स्थगित कर देंगे, ठीक है भैया। तो यदि 2 महीने में युद्ध समाप्त हो गया तो क्या करेंगे हम? संसद की बैठक बुलाकर साधारण बहुमत, संसद की बैठक बुलाकर साधारण बहुमत से आपातकाल को स्थगित कर देंगे। तब भैया ये कौन सी कंडीशन हो गई? जब 6 महीने का लगा था तब, ठीक है भाई। 6 महीने वाले को अगर खत्म हो गया तो संसद की बैठक को बुलाकर हम इसको समाप्त कर देंगे, स्थगित कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात हुई, आपातकाल जब लागू होता है तो राज्य सूची के जो विषय है उसमें कानून जो होता है 1 साल बढ़ जाता है। राज्य सूची के विषय में जो कानून होता है वो 1 साल बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट में करके याद रखना कि आपातकाल जब लगता है लागू होते ही राज्य सूची के विषय में कानून जो होता है वो 1 साल कानून 1 साल बढ़ जाता है। क्या भैया? 1 साल बढ़ जाता है, ठीक। यहां तक क्लियर है? अब याद रखना कि हमारे देश में कब कब लगा है आपात। तो 3 बार आपात लगा, ठीक है। यहां देख लो कब कब भैया, आपातकाल सिर्फ 3 बार लगा है। थ्री टाइम्स। पहला कब लगा था भैया? कब? 1962 में चीन के युद्ध में, ठीक है। 1962 में चीन का युद्ध जब हो रहा था तब, चीन के युद्ध में, ठीक है। अब इसके बाद अब दूसरा होता है 1965 में, कब? जब चीन से दोबारा युद्ध हुआ तब, ठीक है। 1965 में दोबारा लगा हमारा, कब? चीन से जब दोबारा युद्ध हुआ 1965 में। अब तीसरी बात आती है कि तीसरा आपातकाल 1971 में किससे? बांग्लादेश से युद्ध में लगा, ठीक है। 1973 में, 71 में बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। ये जरूर याद रखना भाई कि हमारे जो भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। पहली बार 1962 चीन के युद्ध में, दूसरा चीन के युद्ध में 1965 और तीसरा 1971 बांग्लादेश के युद्ध में आपातकाल लगाया जा चुका है, ठीक है भाई। यहाँ तक चीजें सभी क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग से किस प्रकार हटाया जाता, ठीक है। क्योंकि भैया कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, राष्ट्रपति है, देश का सर्वोच्च नागरिक है,
तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया तो होगी ही। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग या अपदस्थ। ठीक है, अपदस्थ। अब बात आती है कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग को कहां से लिया गया है? तो महाभियोग जो भैया लिया गया है वो अमेरिका से लिया। ठीक है, अमेरिका से। ठीक है, चलो भाई, अब देखो। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग किन शर्तों पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो 3 शर्तों पर लागू होता है मेरे भाई। कौन कौन सी वो 3 शर्तें हैं? पहला, यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए, मतलब उसका जो मन है या मानसिक संतुलन सही नहीं हो जाए, खराब हो जाए, तो पहली जो शर्त हो गई, राष्ट्रपति की मानसिक संतुलन खोने पर या राष्ट्रपति के पागल होने पर। पहली शर्त ये हो गई, तो उस पे क्या लगता है भैया? महाभियोग। ठीक है, अब दूसरा हो गया भैया कि यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करते हैं भैया? मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो यदि जब राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल की बात ना सुनकर अपने मन से कार्य करने लगे, क्या भैया? यदि मंत्रिमंडल की बात ना सुनकर अपने मन से कार्य करने लगे, तब उन पे क्या लगता है? महाभियोग। तो दूसरा पॉइंट लिखना भैया कि मंत्रिमंडल की बात ना सुनकर अपने मन से काम करने लगे, अपने मन या अपने अनुसार। ठीक है, अब अपने अनुसार कार्य करने लगेंगे तो उन पे क्या लग जाएगा भैया? महाभियोग। कौन लगाएगा? संसद के दोनों सदन लगाते हैं इनको। ठीक है, पहले 3 शर्त देख लो उसके बाद। अब इसके बाद तीसरी शर्त क्या हुई कि किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में यदि राष्ट्रपति आ जाएंगे तो उन पे क्या लगेगा? महाभियोग। ये 3 बात आई, 3 शर्तें। किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में। तीन शर्त कौन कौन सी हो गई भैया? कि राष्ट्रपति पर 3 शर्त हो गई, यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए, दूसरा जो मंत्रिमंडल है जिससे सारे कार्य वो अब सिफारिश, मतलब सिफारिश या उनकी सलाह लेकर करता है, उसकी ही बात ना सुनकर अपने अनुसार कार्य करने लगे तो महाभियोग लगेगा। और तीसरा हो गया, किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में अगर राष्ट्रपति आ गए तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप कहोगे भैया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार या कौन लगाता है? तो देखो भाई, अब इसके बाद देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन, मतलब किसी भी सदन का मतलब हो गया, पहला हो गया आपका भैया लोकसभा, और दूसरा हो गया राज्यसभा। तो महाभियोग जो होगा वो किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा पर लगाया, लोकसभा से चालू किया जाए या राज्यसभा से, दोनों ही सदन महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते। लेकिन जो सदन क्या करेगा? इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कौन सी? इस महाभियोग की प्रक्रिया को जो भी सदन प्रारंभ करेगा उसको यह प्रमाण देना होगा, क्या प्रमाणित करना होगा कि राष्ट्रपति द्वारा अवमानित कार्य किए जा रहे हैं या अपने मन से कार्य किए जा रहे हैं। क्या करना होगा भैया? प्रमाणित करना होगा कि जिस भी सदन से जो महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी उसे प्रमाणित करना होगा
कि राष्ट्रपति द्वारा अवमानित कार्य किए जा रहे हैं जिस भी सदन से इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो। ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है सभी को? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया चाहे लोकसभा से लगाई जाए चाहे राज्यसभा से, लेकिन जिस सदन से चालू होगी उस सदन को यह प्रमाणित करना होगा कि राष्ट्रपति द्वारा अवमानित कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अब कहोगे भैया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है जिस सदन से प्रारंभ होगा उसका कोई तो अनुपात होगा कि किस अनुपात से वो सदन से प्रारंभ माना जाएगा। तो भाई कौन सा अनुपात होगा वो? तो भैया जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उस सदन के 1/4 सदस्य। क्या भाई? जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है या प्रारंभ की गई है तो जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति। 1/4 सदस्य का मतलब क्या हो गया भैया कि 25%। क्या भैया? 25% उस सदन के 25% सदस्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई यहां तक ये स्टेटमेंट समझ आया कि जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा रही है उस सदन से 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए। अब इसके बाद बात किसकी आती है? अब इसके बाद देखो भाई क्या है, अब इसके बाद एक सदन से यदि पारित हो गया तो उसके बाद वो किसमें जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। किसमें? दूसरे सदन में जाएगा। अब जब दूसरे सदन में जाएगा तो महाभियोग को पारित कराने के लिए क्या चाहिए? 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, जब 1/4 से पास होकर दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन में कितना चाहिए भैया? 2/3 2/3 यानी कि 66%। ठीक है, 2/3 मतलब 66% सदस्यों की सहमति से महाभियोग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरे सदन में जब महाभियोग एक सदन से पास होके जाता है तो दूसरे सदन में 2/3 यानी कि 66% सदस्यों की सहमति चाहिए महाभियोग को पारित करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि यदि पहले सदन से या किसी जिस सदन से प्रारंभ हुआ महाभियोग की प्रक्रिया तो वो डायरेक्ट दूसरे सदन में भेज देगा। ऐसा नहीं होता है भाई। यदि जिस सदन में प्रारंभ हुआ है उस सदन में पारित होने के बाद वह जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका किसके पास भेजा जाएगा? संदेश वह भेजा जाएगा राष्ट्रपति को दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले। ठीक है, 14 दिन पहले किसको देना होता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले। भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को या क्या करना होगा? सूचना देना होगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। सूचना दी जाती है। अब सूचना क्यों दी जाती है भैया? कि उनसे जो गलती हुई हो वो अपना बता दे। ठीक है, इसीलिए क्या
14 दिन पहले दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यदि दूसरे सदन में पहुंच गया, यहां हो गया, राष्ट्रपति को पता चल गया, अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरे सदन में क्या चला गया, महाभियोग चला गया, वहां से पारित हो गया, वहां के 2/3 सदस्य मतलब 66% सदस्य उस महाभियोग को पारित कर दिए, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्या 2/3 मतलब कि 66% यदि दूसरे सदन में कर दिए पारित, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से क्या कर दिया जाएगा भैया, हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना भाई, अब कहोगे सर कि लोकसभा में राष्ट्रपति ने कौन से 2 आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन का निर्वाचन किया था, और इसके साथ साथ राज्यसभा में इसका 12 जो मनोनीत सदस्य किए गए थे उनका क्या किया था, मनोनयन किया था। अब इसके बाद कहोगे कि भाई कि ये लोग किसमें महाभियोग में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों सदन में प्रारंभ हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, क्या ना, तो आपके देखो भाई समझो क्या है, राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन लोग महाभियोग में भाग ले सकते, ठीक है, ले सकते, लेकिन किसके, विधानसभा के नहीं ले सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या था कि आपके लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन विधानसभा के सदस्य उनके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, आंग्ल भारतीय जो लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य जो विज्ञान, कला व साहित्य में निपुण होते हैं। ठीक है, किसमें भाग लेते हैं भैया, तो वो भाग लेते हैं, ये दोनों महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के नहीं ले सकते। ठीक, किसके नहीं लेते, विधानसभा। ये भी याद रखना भाई कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते, इसमें महाभियोग। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो भाई, यहाँ पे हमारा आज राष्ट्रपति के सारी चीजें क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे था। 3 लेक्चर हुए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक में उसकी शक्ति और एक में आपातकाल और महाभियोग किस प्रकार। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो भाई कमेंट कर देना, मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, और क्लास पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, ताकि आप भी पढ़ो और आपके मित्र भी पढ़े। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।